मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। The making of Germany and Italy. Germany can the army be architect of a nation? After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiment were often mobilized by the conservative for promoting state power and achieving political domination over Europe. नेशनलिस्ट पावर जो था वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव प्रमोट हो रहा था पॉलिटिकल डोमिनेशन यूरोप के अंदर. दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली कैन बी यूनिफाइड एज अ नेशन स्टेट. और इसकी वजह से माना जा सकता था कि जर्मनी और इटली जो है एक यूनिफाइड स्टेट बन सकते थे. एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग्स वेयर वाइड स्प्रेड अमॉन्ग मिडिल क्लास जर्मन. नेशनलिस्ट फीलिंग जो होती थी वो ज़्यादातर मिडिल क्लास जर्मन के अंदर थी. हु इन 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशनल स्टेट गवर्न बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट. और वो चाहते थे कि इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है वो गवर्न करने जर्मनी को. This liberal initiatives to national building was, however, repressed by the combination force of monarchy and the military support by the large landowners of Prussia. From then on, Prussia took on the leadership of movement for national unification. और उसके बाद से प्रुशिया जो है वो मूवमेंट को लीड करने लगा. ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस. और ऑटोमैन वन बिस्मार्क जो थे वो आर्किटेक्ट थे इस प्रोसेस के. कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रुशिया आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी. और इस प्रोसेस को वो प्रुशियन आर्मी के साथ और उनके ब्यूरोक्रेसी के साथ लेके जा रहे थे. थ्री वॉर्स ऑफन 7 ईयर. और 3 वॉर्स हुए 7 ईयर्स में विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. एंडेड इन प्रूसिया विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. और फिर उनको विक्ट्री मिली और जो प्रोसेस होता है यूनिफिकेशन का वो ख़त्म हुआ. इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन सेरेमनी. और प्रूशियन किंग को विलियम वन को प्रोक्लेम किया गया एम्परर जर्मनी का. हेल्ड ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एन असेंबली comprises the prince of German state, representative of the army. Important Prussian ministers include the chief minister Otto von Bismarck, gather in the unheated hall of mirror in the palace of Versailles to proclaim the new German emperor, leaded by Kaiser William I of Prussia. और ये जो सेरेमनी होती है उसमें ऑटोमन वॉन विस्कर गैदर सब लोग हॉल में गैदर हुए और प्रोक्लेम किया गया न्यू जर्मन एम्पायर कैसरन विलियम वन को. The nation building process in Germany had demonstrated the domination of Prussia state power. और नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस जर्मनी की थी वो डेमोस्ट्रेट करती थी प्रूशियन पावर को. द न्यू स्टेट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी. न्यू स्टेट की वजह से जो करेंसी थी वो मॉडर्नाइज होने लगी. बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी. और ये सारी चीज़ें भी अच्छी होने लगी. Prussian measures and practice often become a model for the rest of Germany. और प्रूशियन मॉडल जो था वो एक मॉडल बन गया रेस्ट ऑफ जर्मनी के लिए. इटली यूनिफाइड. Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. जर्मनी की तरह इटली भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में था. इटली वेयर स्कैटर्ड ओवर several डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैम्सबर्ग एम्पायर. और बहुत छोटे छोटे डायनेस्टिक स्टेट में बटा हुआ था और हैम्सबर्ग एम्पायर का भी मल्टीनेशनल पार्ट था. ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द इन 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइड इनटू 7 स्टेट. 19th सेंचुरी के मिडल में इटली जो 7 स्टेट में डिवाइड था ऑन विच ओनली वन सर्दिनिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाई इटली प्रिंसली हाउस. और सर्दिनिया पिडमोंट जो थे वही इटली प्रिंसली हाउस से रूल होता था. द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रेलियन हैम्सबर्ग
Habsburg, the center was ruled by the Pope, and the southern region were ruled by the domination of Bourbon kings of Spain. और north region जो था वो the north was under Austrian Habsburg, और north region जो Austrian Habsburg के रूल करते थे, और सेंट्रल रीजन में पॉप और साउथर्न रीजन में बॉर्बन किंग जो स्पेन से बिलोंग करते थे. इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर वन कॉमन फॉर्म, और इटालियन लैंग्वेज का भी एक कोई कॉमन फॉर्म नहीं था, एंड स्टिल हैड मैनी रीजन एंड लोकल वेरिएशन, और उसके और सारे अलग अलग लैंग्वेजेस थे हर एक रीजन की, और लोकल वेरिएशन थे. ड्यूरिंग द 1830 Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for unifying Italy Republic, और Giuseppe Mazzini ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिससे वो इटली को एक साथ कर सके. ही हैड ऑल्सो फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसमिशन ऑफ हिज गोल, और उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी फाइंड की जिससे वो अपने गोल को अचीव कर सके. द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 मीन दैट अ mental now well Sardinia Piedmont under it ruled King Victor Emmanuel II to unify the Italian state through war. In the eyes of the ruling elite of this region, unified Italy offered them the possibility of economic development. और जो एथलीट पीपल थे वो ये मानते थे कि अगर इटली जो है यूनाइट हो जाए तो उनको पॉसिबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो पाएगा, और पॉलिटिकल डोमिनेशन की वजह से. Chief Minister Cavour, who lead the movement to unify the region of Italy, was neither a revolutionary nor a democratic. और Cavour जो थे वो ना revolutionary थे ना democratic थे. Like many other wealthy and educated members of the Italy, he spoke French, और वो फ्रेंच बोलते थे. लाइक बहुत सारे जो है वेल्दी एजुकेटेड पीपल थे उनकी तरह वो भी फ्रेंच बोलते थे, मच बेटर देन द डिड इटालियन, इटली से ज़्यादा, इटालियन लैंग्वेज से ज़्यादा वो फ्रेंच अच्छा बोलते थे. थ्रू द टेकफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय द कैवोर, सर्दिनी पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रेलिया फोर्स इन 1859, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया फोर्स को डिफीट कर दिया 1859. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफिन गैरिबल्दी ज्वाइन द फ्रे. In 1860, they marched into South Italy and the kingdom of the two Sicilies and succeeded winning, और उनको दो किंगडम मिले, two Sicilies. The support of local peasant in order to drive out the Spanish ruler, और उन्होंने सपोर्ट स्टार्ट किया पीसेंट्स को. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed king of United Italy, और विक्टर सेकेंड जो थे उनको यूनाइटेड इटली का किंग बनाया गया. However, much of the Italian population among whom rate of Italy literacy were very high, और ज़्यादातर जो इटलियन पॉपुलेशन थी वो बहुत एजुकेटेड थी, remained peaceful, unaware of liberal nationalist ideology, और वो ज़्यादातर वो अपने नेशनल आइडियोलॉजी जो थी उसको प्रॉपर तरीके से जानती नहीं थी, अनअवेयर थी. The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was a Victor Emmanuel's wife, और उन्होंने कभी इटालिया के बारे में जानते नहीं थे, इसलिए ला इटालिया को विक्टर एम्यूल्स वाइफ समझते थे. The strange case of Britain, the model of the nation or the nation state, some scholars have argued, is a Great Britain. In Britain, the formation of the nation state was not a result of sudden upheaval or revolution. It was the result of long drawn out process. और ब्रिटेन में जो ये जो था ना वो बहुत लंबी फाइट थी
आज़ादी के लिए। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी, कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था 18th सेंचुरी तक। द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइसल वर एथनिक वन, और उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी जो थी वो एथनिक वन थी, सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, और ज़्यादातर उनको इंग्लिश पीपल बोलते थे, वेल्स या स्कॉट और आयरिश। ऑल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन, और ये सारे जो पीपल्स थे उनके खुद के कल्चर थे और पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडीली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। और उन्होंने क्या किया, जैसे इंग्लिश नेशन जो थे वो पावरफुल बनते जा रहे थे, तो उन्होंने दूसरे जो आइलैंड्स हैं ना उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस स्टार्ट किया। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज़ सीज पावर फ्रॉम द मोनार्ची in 1688 at the end of the protracted conflict was instrument through which a nation state with England at its center came to be a force. The act of union between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on the Scotland, और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया जिससे वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो स्कॉटलैंड पे कर सके। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंसफोर्थ डोमिनेट बाय द इंग्लिश मेंबर, और ब्रिटिश पार्लियामेंट भी इंग्लिश मेंबर्स पे कंट्रोल कर रहे थे। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्ड द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमेटिकली सप्रेस, और अगर ब्रिटिश ग्रोथ होंगे जैसे स्कॉटलैंड का जो कल्चर होगा वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। द कैथलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफ़र टेरिबल रिप्रेशंस व्हेन एवर दे अटेम्प्ट टू एसरेट द इंडिपेंडेंस, और जो लोग भी ब्रिटिश के खिलाफ ब्रिटिश डोमिनेंस से आज़ादी की मांग करते थे स्कॉटिश, उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। द स्कॉटिश हाईलैंड लैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेस, और स्कॉटिश जो हाईलैंडर्स थे उनको ज़बरदस्ती जो है ना उन लैंग्वेज बोलने के लिए कहा जाता था, और उनके नेशनल ड्रेसेस को पहनने को बोला जाता है। एंड लार्ज नंबर वेयर फोर्सफुली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और ज़्यादातर जो स्कॉटिश पीपल थे वो अपने होमलैंड को छोड़ के दूसरे देश में चले गए। आयरलैंड सफ़र एज अ सिमिलर फैट, और आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट, और ये जो कंट्री थी दो पार्ट में डिवाइड थी, एक कैथलिक ग्रुप और एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथलिक कंट्री, इंग्लिश उनको हेल्प कर रहे थे जिससे वो कैथलिक पे डोमिनेट कर पाए। कैथलिक रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वेयर सप्रेस्ड आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लीड बाय द वॉल्फ टॉन and his United Irishmen, Ireland was forcefully incorporated into the United Kingdom in 1801, और आयरलैंड को फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम के अंदर ले लिया गया 1801 में। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेट इंग्लिश कल्चर, और नया ब्रिटिश नेशन बना जो इंग्लिश कल्चर को डोमिनेट करता था। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, और नया सिंबल बना न्यू ब्रिटेन का जो ब्रिटिश फ्लैग जो यूनियन जैक था, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वेयर एक्टिवली प्रोमोटेड, और ये सारी चीज़ें प्रमोट करने लगे। एंड द ओल्डर नेशंस अराइव्ड ओनली एज अ सब ऑर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन, और ओल्डर नेशन जो था वो खाली सब ऑर्डिनेट पार्टनर था इस यूनियन में। विजुलाइजिंग द नेशन, while it easy enough to represent a ruler through the portrait of or a statue, visualizing the nation image, while it is very easy to represent a ruler through a portrait or a statue, बहुत ही easy होता है किसी भी ruler को represent करने में portrait के through और statue के through, how does one go about giving a face to a nation? Artists in the 18th and 19th century found a way out by personifying a nation. आर्टिस्ट जो थे 19 और 18 सेंचुरी के वो नेशन को पर्सनिफाई करते थे। इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंट अ कंट्री एज इफ वर पर्सन, और वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे जैसे कि वो पर्सन है।
Nation were then portrayed as a female figure. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give a abstract idea of nation a concrete form. इसलिए वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देना चाहते थे कंक्रीट फॉर्म में. दिस दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकम एलोगरी ऑफ द नेशन. और ये जो फीमेल फिगर थी एलोगरी नेशन की. You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी आर्टिस्ट जो थे फीमेल एलेगोरी को यूज़ करते थे लिबर्टी के लिए, जस्टिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिपब्लिक को. दिस आइडिया वे रिप्रेजेंटेड थ्रू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल. और ये जो आइडिया थे वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल से सिम्बलाइज करते थे. एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट मीन्स होता है रिगार्ड समथिंग ऑफ बीन कॉज बाई ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप. और जो लिबर्टी थी उसको सिम्बलाइज की जाती थी रेड कैप में, और द ब्रोकन चैन. वाइल द जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड. और जस्टिस होती थी ना वो ब्लाइंड फोल्डेड होती थी. वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल. और वुमेन जो है वो वेइंग स्केल को पकड़ी हुई है. सिमिलर फीमेल एल्गोरीज वेयर इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी. और ऐसे ही एल्गोरीज जो 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने रिप्रेजेंट किए. इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मैरिना, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम. फ्रांस में ये जो थी वो क्रिश्चियन मैरिना थी जो पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था. विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल नेशन. हर करेक्टरिस्टिक वेयर डॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक. और इनके जो करेक्टरिस्टिक थे वो जो थे वो लिबर्टी और रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते थे. रेड कैप, ट्री कलर एंड कॉकेड statue of Marina were erected in public square to remind the public of the nation, symbol of unity and persuaded them identity with it. और ये सब जो एल्गोरीज होते थे उनको पब्लिक प्लेसेस पे लगाए जाते थे जिससे पीपल्स को पता चले कि ये किस चीज़ को सिम्बलाइज करते हैं. आयरिनियन मेरिना इमेज वेयर मेक ऑन कॉइन एंड स्टैम्प. और उनके जो इमेज है वो कॉइन में, स्टैम्प्स में बनाए गए. सिमिलरली जर्मेनिया बिलोंग द एल्गोरी ऑफ जर्मन नेशन. और जर्मेनिया जो थी वो बिलोंग करती थी जर्मन नेशन से. इन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वेयर अ क्रॉक ऑफ ओक लीव्स. और उनके विजुलाइजेशन में जर्मेनिया जो वेयर करते हैं वो ऑक लीव का क्राउन वेयर करते हैं. एज द जर्मन ऑक स्टैंड फॉर हीरोइज्म. और जर्मन ऑक जो है वो हीरोइज्म को स्टैंड करता है. यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है ब्रोकन चैन का. बीन फ्रीड, बीस्ट प्लेट विथ ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर. क्राउन ऑफ ओक लीव, हीरोइज्म. सॉर्ड, रेडीनेस और टू फाइट. ऑलिव ब्रांच अराउंड द सॉर्ड, विलिंगनेस टू कीप पीस. ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्री कलर. Flag of liberal nationalist in 1848 banned by the Duke of the German state. Rays of rising sun, beginning of new era. Nationalism and imperialism. By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained means they continue to have it idealist liberal democratic sentiment of the first half of the century, but become a narrow creed with limited end. During this period, nationalist groups become increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. और जो नेशनलिस्ट पीपल्स जो थे वो एक इंटॉलरेंट हो गए थे एक दूसरे से और वो कभी भी वॉर के लिए जा सकते, रेडी होते थे. The major European power in the turn manipulate the nationalist. और मेजर यूरोपियन पावर जो थे वो मैनिपुलेट करते थे नेशनलिस्ट को एस्पिरेशंस ऑफ सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम. इम्पीरियलिस्ट मीन्स होता है रिलेटिंग टू सपोर्टिंग. द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड बाल्कन. सबसे ज़्यादा यूरोपियन नेशनलिस्ट टेंशन दे रहे थे वो वहाँ 1871 में बाल्कन में. द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन. और बाल्कन जो रीजन था वो जोग्राफिकल और एथनिकल वेरिएशन के थे.
मॉडर्न डे रोमेनिया, बल्गेरिया, Albania, Greece, Macedonia, Serbia and Montenegro, whose inhabited were broadly known as a self, और इनके जो inhabited थे उनको ऑलमोस्ट सेल्फ के रूप में जाना जाता था. लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर्स, और राज पार्ट जो बाल्कन्स के थे वो ऑटोमन एम्पायर्स के कंट्रोल में थे. द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन टुगेदर विथ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्रेसिव. All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through the modernization and internal reform, but with every little success. Ottoman Empire ने धीरे धीरे modernization किया, little reforms किया, पर little उस पर भी उनको थोड़ा ही success मिला. One by one, European subject nationalists broke away from its control and declared independence. और वन बाय वन जो यूरोपियंस नेशन थे वो अलग हो गए और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए. द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस फॉर पॉलिटिकल राइट ऑन नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट सब्सिक्वेंटली बीन सब्जेक्टेड बाय द फॉरेन पावर. और बाल्कन पीपल्स ने भी प्रूव किया कि वो भी इंडिपेंडेंट थे, पर फॉरेन पावर ने उन्हें उनकी इंडिपेंडेंस जो थी वो स्नैच कर ली थी. Hence the rebellious nationalists in the Balkan thought of their struggle at attempt to win back their long last इंडिपेंडेंस. और बाल्कन्स ने भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद अपनी लॉन्ग लास्ट इंडिपेंडेंस जो थी वो वापस ले ली. एज द डिफरेंस सेल्विक नेशनलिस्ट struggles to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory to expense of other. और जब वो बाल्कन जो नेशंस थे अलग अलग नेशंस में डिवाइड हो गए तो भी वो लोग एक दूसरे से जलने लगे और वो एक दूसरे के टेरिटरी को कैप्चर करने लगे. Matter were further complicated because the Balkans also become the scene of big power rivalry. और बाल्कन्स जो थे खुद में ही वो एक दूसरे से फाइट करने लगे. During this period there were intense rivalry among the European power over a trade colonies as well as naval and military might. और इसी पीरियड के टाइम पे यूरोपियन पावर्स जो थे वो भी कॉलोनीज बिल्ड कर रहे थे हर एक अलग अलग कंट्रीज़ में. दिस राइवलरीज वेयर वेरी एविडेंट इन द वे टू बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्ड. ईच पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी वॉज नी ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ पावर ओवर द बाल्कन. और ये सारी कंट्री चाहती थी कि वो बाल्कन्स पे रूल करे एंड एक्सटेंडिंग इट ओन कंट्रोल ओवर द एरिया. और वो चाहते थे कि हमारा जो कंट्रोल है वो एक्सटेंड होता रहे. दिस लीड टू बी अ सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नेशनलिज्म allied with the imperialism lead यूरोप टू डिज़ास्टर इन 1914. और इसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है ना वो हुआ 1914 में और उसकी वजह से बहुत डिज़ास्टर हुआ. बट मीन वाइल मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर इन 19th century बिगिन टू अपोज इम्पीरियल डोमिनेशन. और 19th सेंचुरी में बहुत सारी जो कंट्री थी जिस पे यूरोपियन पावर डोमिनेट कर रहा था वो उनको अपोज करने लगी. The anti-imperial movement that developed everywhere were nationalist in the sense that they all struggled to form independent nation. और एंटी इम्पीरियल मूवमेंट जो है ना वो स्टार्ट हुआ और उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट नेशन की स्ट्रगल जो है ना वो सारी कंट्री ने स्टार्ट की. एंड वेयर इंस्पायर्ड बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी और फोर्ज एंड कन्फ्रंटेशन विद द इम्पीरियलिज्म. और वो लोग साथ मिलके फ्रीडम के लिए फाइट करने लगे. यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वेयर नो वेयर. अब यूरोपियन की जो आइडिया थी नेशनलिज्म की वो कहीं भी नहीं दिख रही थी. रेप्लिकेटेड फ्रॉम पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म. और हर एक जगह पे हर एक कंट्री अपना खुद का जो है ना नेशनलिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू समझा रही थी. बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू अ नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल. और जो आइडिया जो सोसाइटी गैदर करना चाहती थी वो होनी चाहिए थी नेचुरल और यूनिवर्सल. चैप्टर ख़त्म हो गया और इसके जो एक्सरसाइजेस होंगे बताएंगे. बाय.